गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लेने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के कॉमन न्यूमेरिकल्स रहेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, तो एग्जाम्पल 5.3 आज अपने को इस लेक्चर में डिस्कस करना है। स्टेटमेंट क्या रहेगा? Many of the diagrams given in figure 5.6, यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं अपने को। Show magnetic field lines, thick lines in the figure wrongly. Point out what is wrong with them. Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which ones. तो यहाँ पे अपने को कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं और इन डायग्राम्स को देख के अपने को बताना है कि इनमें से कौन से डायग्राम्स अपने करेक्ट हैं और कौन से डायग्राम्स अपने को सही दे रखे हैं। यहाँ पे जो एरोज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन, ये बता रहा है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट वे में मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो अपना फर्स्ट जो डायग्राम है वो करेक्ट है या रॉन्ग है? गलत है फर्स्ट डायग्राम। व्हाई दिस इज रॉन्ग? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। एक सेकेंड। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डायग्राम है वो अपना रॉन्ग है। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। यहाँ पे तो फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही चार्ज के सराउंडिंग ऐसे निकलता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाता है। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। एंड बी, डायग्राम बी को देखो। बी भी अपना क्या है रहेगा, यहाँ पे रॉन्ग होगा। वाहे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, दिस मीन्स दिस डायग्राम इज ऑल्सो रॉन्ग। ये डायग्राम भी रॉन्ग है। सी वाला देखना, सी डायग्राम है अपना, ये करेक्ट है। ये करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे क्लोज लूप बनी हुई है और बार मैग्नेट का मतलब बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट है। डी वाला, डी कहाँ पे है? ये वाला। ये देखो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। बताओ आप लोग। रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि कर्व्ड फॉर्म में होती है ना, बैंडेड होती है, ऐसे स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती। तो ये डायग्राम भी अपना रॉन्ग है, ठीक है। ई वाला कहाँ पे है? ई वाला ये ई, ये तो सी है। ये बताओ करेक्ट है और रॉन्ग है? करेक्ट है बिकॉज टोरॉइड है। टोरॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, या कैसे भी ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैं एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ, तो अगर थंब को ऐसे करेंगे तो कल फॉर्म में ही क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हर जगह पे कल फॉर्म में ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम अपना करेक्ट है। ये वाला डायग्राम करेक्ट, सही डायग्राम है ये सही है। समझ गए? अब क्या है? पी एंड आगे का कहाँ गए? ये वाले डायग्राम कर लिए अपन ने। ये देखो, ये वाला कर लिया। ये वाला देखो, ये रॉन्ग है या राइट है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है ना, ऐसे होती है। तो ये रॉन्ग है। ये वाला फिर से समझना है। ये सोलेनोइड है। सोलेनोइड के एज पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो कभी स्ट्रेट नहीं रहता, ठीक है।
सोलेनोइड का डायग्राम मैंने बनवाया था, तो वहां पे आपने देखा भी होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे कर्ली फॉर्म में जाती है, यहाँ से स्ट्रेट नहीं निकलती, ऐसे कर्व फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि डायग्राम को देख के आपको ये बताना रहता है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी जो फिगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है सही वे में। ठीक है, तो समझ आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5.4। हाँ, देख के बताओ आप वाला सही है गलत है। ये आंसर, इसका आंसर तुम घर से फाइंड आउट करके ले आना, ठीक है, कमेंट में बताना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट along which a small magnetized needle aligns at the point. Do the magnetic field lines also represent the lines of force on a moving charge particle at every point? तो क्या पूछा ये क्वेश्चन आप लोगों से, हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, किसी से भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अलोंग विच दिस स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइंस एट द पॉइंट। ठीक है, क्या बताया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसी की भी, स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अगर अलाइन कर रखी है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। तो पूछा ये है, डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ फोर्स? क्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लाइंस ऑफ फोर्स को भी रिप्रेजेंट करती है क्या? ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट, कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाता है, तो चार्ज पार्टिकल को की जो फोर्स जो है उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो आंसर है नो। व्हाई? बिकॉज हम स्टडी करके आते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो इसके अलाइन नहीं लग रहा, परपेंडिकुलरली लग रहा है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी रिप्रेजेंट नहीं करती किसी भी चार्ज पार्टिकल के फोर्स को। ठीक है, सेकंड, इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट, अपन ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड सिंगल साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगल नॉर्थ पोल, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे इसको लेके। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्टेड, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करने लग जाता, हाउ वुड द गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड? देन गोस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को कैसे अपन मॉडिफाइड करते? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमने देखा था कि मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सिंगल नॉर्थ पोल और सिंगल साउथ पोल, ऐसे नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हमेशा पेयरिंग में मिलता है, किसी भी बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल एक पेयर में मिलता है, कभी भी सिंगल नहीं मिलता। तो अगर मान लो कि मोनोपोल एग्जिस्ट करते, कि सिंगल एक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता, सिंगल एक साउथ पोल एग्जिस्ट करता, तो आप मुझे बताओ कि गोस लॉ को कैसे मॉडिफाइड करते अपन? गोस लॉ क्या कहता है? गोस लॉ का स्टेटमेंट याद करो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ B dot ds, surface integral of magnetic field is equals to 0. This is the Gauss law in magnetism, यही होती है ना मैग्नेटिज्म के अंदर Gauss law। अब क्वेश्चन क्या है, अगर ये तो Gauss law तब थी जब अपना क्या है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, दो पोल्स एग्जिस्ट करते थे, तब था ये Gauss law। Gauss law से तो अपने को ये पता चला था कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते। कैसे? क्योंकि Gauss law रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ओवर एन क्लोज सरफेस, वो क्या रहता है? जीरो रहता है। दैट मीन्स कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे पास नहीं हो रही, जितनी आ रही है उतनी जा रही है ना। जब ये टॉपिक पढ़ा था तो आपने ये चीजें कवर की थी। अब यहाँ पे दे दिया अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करते तो ये कैसे मॉडिफाइड होती? सिंगल पोल ही एग्जिस्ट करता तो लाइन पास हो जाती किसी सरफेस से। तो उसका जो स्टेटमेंट है गोस लॉ
होगा, कैसे बनता, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू वन। ठीक है, ऐसे बनता है तब अपना स्टेटमेंट। ये एनालॉग है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ है वो कैसे होता, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, उसके सिमिलर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो अपना गॉस लॉ कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड होता। समझ गए, तो ये इसका आंसर है। आगे देखो, डज ए बार मैग्नेट एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, डज वन एलिमेंट ऑफ वन कैरिंग वायर एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर। तो आंसर है इसका नो, इसका आंसर है नो। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को अगर अपन खुद की मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, पहले इसका आंसर बता रही हूँ, डज ए बार मैग्नेट एक्सर्ट ए टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। अगर बार मैग्नेट को खुद की उसकी फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स और टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी करंट कंडक्टिंग एलिमेंट है या कोई भी अपना कंडक्टर है या कोई भी अपना एलिमेंट है, मटेरियल है, उसको खुद की अपनी फील्ड में जब रखा जाएगा तब उसके ऊपर कोई फोर्स या टॉर्क नहीं लगता है। ठीक है, किसी चार्ज को खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता है। कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उस फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। उस फील्ड में अगर हम अनदर चार्ज पार्टिकल को ला करके रखेंगे उसके ऊपर फोर्स लगेगा। मतलब ये कि खुद के ऊपर अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फील्ड अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, किसी दूसरे की फील्ड अफेक्ट करती है। समझ गए, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर अपन एक करंट कैरिंग वायर की बात करें तो करंट कैरिंग वायर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन उसके सेम एलिमेंट को उसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो फोर्स और टॉर्क वहां पे एक्सर्ट होता है। तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है करंट कैरिंग वायर, बाकी जितने भी एलिमेंट लेंगे और मटेरियल्स लेते हैं उनकी खुद की फील्ड का कोई भी फोर्स या टॉर्क उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं होता है। समझ गए। ये इनका स्टेटमेंट आंसर सॉल्यूशंस है जो कि आप रीड कर सकते हो। डी रहेगा, अबे ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड अराइज ड्यू टू चार्ज इन मोशन। मैग्नेटिक फील्ड कब अराइज होता है, जब चार्ज मोशन के अंदर होते हैं। ये बात अपने को पता है, चार्ज जब मोशन में होते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है। कैन ए सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट्स इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो। अगर किसी सिस्टम का नेट चार्ज जीरो हो जाए, टोटल चार्ज जीरो हो जाए, तो क्या सिस्टम के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो आंसर है यस। ठीक है, अगर अपने अपने पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई एक सिस्टम ले रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स का, अगर चार्ज पार्टिकल्स का जो एवरेज चार्ज है वो जीरो हो रहा है, टोटल चार्ज अफेक्टिव चार्ज जीरो हो रहा है, तो वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जरूरी नहीं है कि जीरो हो, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो करंट लूप बनाते हैं उसकी वजह से आता है। ठीक है, तो वो चार्ज जो करंट लूप बनाएंगे उनकी वजह से मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वहां पे अराइज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जरूरी नहीं होता कि अगर अपना चार्ज जीरो हो तो मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन, ये ईएमआई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, इंपॉर्टेंट है। ईएमआई हमने अभी भी पढ़ा है। एक क्लोज
A closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of permanent magnets held fixed. Can we hope to generate current in the loop by using heavy strong magnet, very strong magnet? क्या बताया है? अपने पास एक क्लोज लूप है, ठीक है, एक क्लोज लूप है जो कि किनके बीच में रखी गई है? स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के बिटवीन रखी गई है और स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन पे रखी गई है। और क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? कैन वी होप टू जनरेट करंट? क्या वहां पे हम सोच सकते हैं कि वहां पे करंट जनरेट होगा या कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? ठीक है, अगर अपन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन रख दे तो भी, तो आंसर है नहीं। क्या होता है अगर अपन लूप को नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बिटवीन रखेंगे, अगर लूप को नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन रख रहे हैं और लूप को स्टेशनरी रख रहे हैं, उसका मोशन नहीं करवा रहे, तो चाहे तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तुम लगा सकते हो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, अगर लूप यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है या फिर स्टेशनरी है, एक जगह पे है, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। और अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस अपन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस तभी होता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, चाहे तो अपन मोशन करवाए कॉइल का, चाहे बाहर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें या थीटा चेंज करें, कैसे भी अपने को मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाना है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा दिया तो ही अपना क्या चेंज हो जाता है? तो ही अपने पास ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे तो स्टेशनरी रखी है, स्टेशनरी रखी है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जितनी लाइंस जाएंगी, जितनी लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएंगी, उनके ऊपर कोई अफेक्ट थोड़ी ना पड़ रहा है, वो तो स्टेशनरी है। अगर वो आगे पीछे मूव कर रही होती तो फील्ड लाइंस कम ज्यादा होती, देन भी कह सकते थे, अपन कह सकते थे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब वो स्टेशनरी पोजीशन पे है तो कोई फ्लक्स चेंज हो ही नहीं रहा, कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन यहाँ पे कभी भी करंट को इंड्यूस नहीं करवा सकते। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, एक क्लोज लूप moves normal to the constant electric field। एक क्लोज लूप है, अब की बार वो मूव कर रही है नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसके नॉर्मली मूव कर रही है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। दो बड़ी बड़ी कैपेसिटर्स की प्लेट लगा रखी है, ठीक है, दो बड़ी बड़ी लार्ज कैपेसिटर्स की प्लेट लगा रखी है, उनके बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी प्लेट, कोई भी लूप वो परपेंडिकुलरली मूव कर रही है। ठीक है, विजुअलाइज करो चीजों को, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसे वैसे दिमाग में एक पिक्चर बनाया करो कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। इज ए करंट इंड्यूस्ड इन द लूप? क्या यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस होगा व्हेन इट इज गोली इनसाइड द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, व्हेन इट इज पार्शली आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो देखो अपन ने विजुअलाइज किया, अब अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अपने को क्या समझ आया? अपने पास दो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स है, मान लो कि ऐसे अपने पास बड़ी बड़ी पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ के आए हैं कैपेसिटर के बारे में, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक प्लेट पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बिटवीन फील्ड जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होता है ना। तो फील्ड कैसे जनरेट होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो फील्ड होता है कौन सा फील्ड होता है? ये जो फील्ड होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? अब क्या है, कोई भी सर्कुलर लूप को लिया है ऐसे, ये सर्कुलर लूप ले ली मैंने, ये सर्कुलर लूप मोशन कर रही है इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर, तो इसकी यही डायरेक्शन हुई, तो ये पूछा है। फिर अपने से क्वेश्चन क्या किया गया है यहाँ पे कि अगर लूप को
एक बार दोबारा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When it is wholly inside the region between the capacitor plates, कि जो अपनी लूप थी, ये वाली लूप, अगर ये कंप्लीटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थी तब, और जब मैं इसको ये बाहर की साइड मोशन कर रही है तो थोड़ी देर बाद ये पार्शली भी तो होगी, है ना, कि जब वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, जब अपनी लूप कंप्लीटली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तब, और जब अपनी लूप कंप्लीटली क्या है, सॉरी पार्शली क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तब, तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? क्या कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है? नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कॉइल या लूप ले रहे हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, पहले 1 2 3 3 लाइंस थी, अब 2 लाइंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो वहां पे अपना ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से कभी भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही ईएमएफ और करंट इंड्यूस करवा सकते हैं अपन। समझ गए? तो ये क्वेश्चन का आंसर है, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, ए रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखी है और एक सर्कुलर लूप दे रखी है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, पता चल गया अपने को, वो रेक्टेंगुलर लूप और सर्कुलर लूप उस फील्ड से बाहर आ रही है टू ए फील्ड फ्री रीजन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक फील्ड फ्री रीजन से बाहर आ रही है, सॉरी मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आ रही है, किसमें? ऐसे रीजन में जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा। कौन सी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ बाहर आ रही है। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप्स। ये पूछा है, अपने पास दो कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, ये दो कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, ये वाली एंड ये वाली, ठीक है, दो कॉन्फ़िगरेशन अपने को गिवन है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, दूसरी सर्कुलर लूप है। अब रेक्टेंगुलर लूप भी फील्ड से बाहर आ रही है, सर्कुलर लूप भी फील्ड से बाहर आ रही है। क्वेश्चन अपने से ये पूछा है कि कांस्टेंट ईएमएफ कौन से केस में इंड्यूस होगा, कौन से केस में, इन दोनों में से कौन से केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा, ये अपने से पूछा है। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, ये लूप बाहर जा रही है, ये लूप फील्ड से बाहर जा रही है, तो ये लूप जब फील्ड से बाहर जाएगी तो इक्वली एरिया चेंज होगा ना, इक्वल अमाउंट में एरिया चेंज होगा। मान लो ये यहाँ आई तो एक बार इतना गया फिर इतना गया, मतलब इक्वली एरिया चेंज हो रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड का टाइम ले तो एक सेकंड में इक्वली एरिया चेंज हो रहा है। दैट मीन्स टाइम के साथ कांस्टेंट एरिया चेंज हो रहा है, कांस्टेंट एरिया चेंज हो रहा है मतलब कांस्टेंट फ्लक्स चेंज हो रहा है, कांस्टेंट फ्लक्स चेंज होगा, दैट मीन्स जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें देखो आप लोग, इसमें मानो पहले ये वाला पार्ट बाहर जाएगा, फिर इससे बड़ा पार्ट बाहर जाएगा, फिर ये वाला, फिर कम होता जाएगा, है ना, तो इसमें एरिया चेंज हो रहा है, कांस्टेंट एरिया चेंज नहीं हो रहा, सॉरी मतलब कांस्टेंटली जो एरिया है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ मिलेगा वो अपने को कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इस केस में ईएमएफ कांस्टेंट नहीं मिलेगा, ओनली इस केस में ईएमएफ कांस्टेंट अपने को मिलेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है, नीट में भी आया है शायद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। Predicate the polarity of the capacitor in the situation described by figure 6.9। 6.9 फिगर दे रखी है, इस फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पे क्या है, कॉइल है, कॉइल के अंदर अपने को कैपेसिटर लगे हुए दे रखे हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर अपने को लगे दे रखे हैं, तो ये पूछा गया है कि यहाँ इसकी पोलरिटी बतानी है। पोलरिटी मीन्स
ए प्लेट और बी प्लेट पे चार्ज बताने कि ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ए प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, बी प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आप देखो कैसे बता सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसका यूज करके। यहाँ से देखो ये जो अपनी मैग्नेट है, अपनी मैग्नेट है, मैग्नेट इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही, ये वाला सरफेस लेके चल रहे हैं अपन अभी, ठीक है, ओनली ये वाला सरफेस। ये थोड़ा डायग्राम भी गलत दे रखा है, पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें इस डायग्राम को सही से दे रखा है, ठीक है। उसमें ओनली आगे वाला सरफेस दे रखा है, पीछे वाले सरफेस की बात नहीं कर रहे वहां पे, ठीक है, पुराने वाले एनसीईआरटी में देखना आप। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके पास आ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए कि वो अपोज करे चेंज इन फ्लक्स को। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा पोलराइज होगा, साउथ पोलराइज होगा। कौन सा पोलराइज होगा यहाँ पे, साउथ पोलराइज होगा, साउथ पोल। तो साउथ पोल जब अराइज हो जाएगा, तो जब साउथ पोल अराइज होता है तो लूप के अंदर कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। और जब करंट की डायरेक्शन ये है तो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पोलरिटी क्या आ गई अपनी, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। समझ आ गए सभी को। तो ये आज के लेक्चर के क्वेश्चन थे। ये वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब करना है पेपर में, वो भी इसका थोड़ा देख लेना सॉल्यूशन में जाके, ठीक है। बाकी अपन कल ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।